Good morning, students. So, now today we want to discuss Wheatstone Bridge Principle, which is the application of, or you can say, with the use of Kirchhoff's two laws. अब इसमें क्या है कि जो हमने सिंपल रेजिस्टेंसेस सर्किट्स इस तरीके के हैं जो हमें बड़ा क्लियर हो गए थे कि वेदर द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल, वो हो गया। लेकिन कुछ नेटवर्क इस तरीके से हैं जो हम डायरेक्ट इस तरह की क्लैरिटी नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो इसकी हम स्टेटमेंट लेते हैं। इट स्टेट्स दैट if four resistances PQRS are taken in the form of a quadrilateral, a source of EMF is joined across two ends and galvanometer is attached across other two. Galvanometer is attached across other two ends. Then in balanced position क्या होता है? P by Q is equal to R by S. अब ये स्टेटमेंट कैसे आई, क्या है, आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करिए कि हमने इसमें ये जो ले लिया एक, इसको आप इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ले लो, या यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। इसको आप एक ब्रिज भी कह सकते हो किसी तरह से भी। तो ये आपने एक ले लिया, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ये तीसरी है और ये फोर्थ है। तो P, Q, R and S. So these four resistances are in the form of a bridge or in the form of a quadrilateral. तो ये एंड्स आ गए A, B, C एंड D। अब जो A और C एंड्स है इसके अक्रॉस हमने लिया सोर्स ऑफ EMF, यानी कि बैटरी लगा दी। ठीक है, और ये जो एंड्स हैं B और D, इनके अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन दिस ब्रिज इज इन द बैलेंस्ड पोजीशन, इन दैट वेरी केस P by Q is equal to R by S। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए आप बच्चे ये देखिए, सिंपल सी बात कि सबसे पहले हम इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पर आपने प्लग इंसर्ट कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ए पॉइंट के ऊपर आई करंट है जो पहुँच गया ना। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। तो इसलिए I1 करंट P में से पास हुआ और बाकी का जो I माइनस I1 है वो R में से गया। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये करंट B पॉइंट पे पहुंचा तो B पॉइंट से अब IG करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की तरफ चला गया। तो बाकी का जो I1 माइनस IG है वो रेजिस्टेंस Q में से पास हुआ। अब इधर से ये IG करंट आ गया, इधर से ये I माइनस I1 आ गया। तो टोटल करंट इस पॉइंट D के ऊपर कितना बन गया? I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 इधर से, IG इधर से, तो अवे कितना जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। अब C पॉइंट पे देखिए, I1 माइनस IG इधर से आ रहा है
और यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG। तो आप अगर ध्यान से देखो इसमें I1 से I1 कैंसिल हो गए, तो ये टोटल करंट क्या बन गया I। तो ये I करंट ही अब यहाँ से अवे जाएगा। तो यानी कि आप अब पूरे सर्किट में देख लीजिए जो ये करंट की डिवीजन हुई है, दिस इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि ए पॉइंट के ऊपर I करंट एंटर किया, I1 करंट P की तरफ चला गया, बाकी का I माइनस I1 R की तरफ। B पॉइंट पे पहुंचे तो IG करंट इधर को गया, बाकी का I1 माइनस IG इस तरफ चला गया। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक होगी पहली पॉइंट। अब हमें ये पता है कि हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है। ये जो गैल्वेनोमीटर है, दिस इज ऑल्सो गॉट सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और उसको हम क्या कह रहे हैं G। तो अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, तो पहले हमने अप्लाई करने के लिए इसमें जो सर्किट ले लिया वो ले लिया ABDA। दिस इज क्लोज्ड नेटवर्क। कौन सा ABDA। इस क्लोज्ड नेटवर्क में अब ध्यान से देखो, हमने तो उस नेटवर्क की बात करनी है ना। इस नेटवर्क में कोई सोर्स ऑफ EMF है नहीं, तो दैट मीन्स इधर हम क्या लिखेंगे 0। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैं इसमें ये डायरेक्शन ले रही हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली करंट को घुमाइए। यहाँ से ए पॉइंट से शुरू किया, ऐसे गया, यहाँ से यूं गया और इस तरफ को। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो आपने इसमें डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज कंसिडर की, जो चूज की, उसके हिसाब से आपके पास यहाँ क्या आ गया P इंटू I1, उसके बाद प्लस G इंटू IG कि यहाँ से ये गया, यहाँ से होके गया, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस R इंटू I माइनस I1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी तरफ अब क्लोज सर्किट बन गया। आप देखिए BCDB, कौन सा क्लोज सर्किट है BCDB। इस सर्किट में भी अगर ध्यान से देखो तो आपके पास सोर्स ऑफ EMF नहीं है, 0 हो गया। अब आप वही डायरेक्शन ले लो, मान लो आपने क्लॉकवाइज ही ले लिया, जब उसमें घुमा रहे हो ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हमने ऐसे घुमा के देखना है ना, ये देखो ऐसे घुमाया सेम, ऐसे उल्टा, ऐसे उल्टा। सो दैट मीन्स ये क्या बन गया Q इंटू I1 माइनस IG, देन माइनस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG, देन माइनस G इंटू IG। सो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अभी तक हमने क्या काम किया है, वेरी सिंपल, कि हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करके करंट देख लिया सर्किट में, हर रेजिस्टेंस में से कितना पास हो रहा है, और सेकेंड लॉ अप्लाई करके हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ तक काम हो गया। अब हम इसके बाद इसमें ये देखना चाहते हैं बेटा कि व्हेन ब्रिज इज इन द बैलेंस पोजीशन, तो उसका क्या मीनिंग है। अब ये देखो, अगर हम कहते हैं कि ब्रिज इज इन बैलेंस पोजीशन, इसका ये मीनिंग है कि डिफ्लेक्शन इनसाइड गैल्वेनोमीटर विल बी 0। मतलब इसमें कब होना है ब्रिज ने बैलेंस पोजीशन पे, जब ये गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगी। अब 0 डिफ्लेक्शन कब आएगी, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अब देखा जाए, आप कहोगे कि अभी मैडम आपने इसमें से IG करंट पास करवाया है। बिल्कुल, अगर गैल्वेनोमीटर के बेटा जो 2 एंड्स हैं B और D डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पास होगा ही होगा। अगर B और D एंड्स डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर में से करंट ने पास
होना ही होना है। ठीक होगी बात। लेकिन अब उसके बाद जब हम ये कह रहे हैं बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ द ब्रिज, हम कह रहे हैं कि ब्रिज इज इन द बैलेंस्ड पोजीशन, तो उस टाइम पर क्या है कि एंड्स बी एंड डी ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर एट सेम पोटेंशियल। तो कब होगा ब्रिज बैलेंस पोजीशन पे? जब जो दो एंड्स पे गैल्वेनोमीटर को हमने जोड़ा है दे आर एट सेम पोटेंशियल. So when they are at same potential, no current will flow through galvanometer and galvanometer will show zero deflection. That means in this very case Ig will become zero. अब जब Ig zero हो गया तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकते हो? P इंटू I1 माइनस R इंटू I माइनस I1, ये बन जाएगा। और आप इसको इधर ले जाओ, अगर ये माइनस इधर आके प्लस हो गया तो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू Q इंटू I1, ये 0 हो गया, माइनस S इंटू I माइनस I1, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है। सो दैट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या बन गया कि Q इंटू I1 इज इक्वल टू S इंटू I माइनस I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक क्या आ गई? P इंटू I1 इज R इंटू I माइनस I1। दूसरी आ गई Q इंटू I1 इज इक्वल टू S इंटू I माइनस I1। दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो जब आप एक को दूसरे से डिवाइड करोगे तो ये I1 से I1 कैंसिल हो गया और इधर I माइनस I1 से ये कैंसिल हो गया। तो यू व्हाट आर गेटिंग? P बाई Q इज R बाई S। सो ये अब देखिए कि हमने क्या कहा था कि व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, और उसके बाद हमने कहा सोर्स ऑफ EMF इज ज्वाइंड अक्रॉस द टू एंड्स A एंड C, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर इज ज्वाइंड अक्रॉस द पॉइंट्स B एंड D। तो क्या होता है? इन द बैलेंस पोजीशन ऑफ ब्रिज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। सो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, लेकिन आपको पेपर में आ सकता है कि स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एंड हेंस डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ये आपका इसमें बनेगा। अब आप यहाँ से ये नोटिस करिए कि हमने इसमें लिया कि जब भी 4 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से हैं, चाहे चारों ही अलग हैं, लेकिन उनमें रेशियो जो है P बाई Q रेशियो R बाई S के बराबर आ रही है, तो ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड पोजीशन में बनेगा। यही बात है ना। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये रेजिस्टेंस ले ली हमने 2 ओम, ये ले ली 4 ओम, ये रेजिस्टेंस है 8 ओम और ये रेजिस्टेंस है 16। तो ये चारों की चारों रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन इसमें अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2/4 और इधर आप देखो 8/16, दोनों रेशियो क्या है? 1/2। दैट मीन्स दिस इज इक्वल। तो इसका मतलब कि ये जो ब्रिज है इस केस में क्या होगा? बैलेंस पोजीशन में होगा। सो बैलेंस पोजीशन के लिए क्या ज़रूरी हो गया? रेशियोज इस तरीके से जो आपने लेने हैं। लेकिन इसमें मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आपने नोट करना है। क्या नोट करना है? कि मोस्ट सेंसिटिव पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी है? मोस्ट सेंसिटिव पोजीशन कौन सी है इसमें? मोस्ट सेंसिटिव पोजीशन कौन सी होगी? when all the 4 resistances will be equal, वो मोस्ट सेंसिटिव होगी। so when all 4 resistances are
इक्वल। तो चाहे चारों अनइक्वल हैं उसमें भी बैलेंस हो जाना है, लेकिन मैंने इसमें ये बताया है कि मोस्ट सेंसिटिव पोजीशन कौन सी बननी है, व्हेन द रेशियो इज 1:1। 1:1 कब होगी, व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। और दूसरा पॉइंट इसमें ये नोटिस करना है कि अगर मैं इस तरीके से करती कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, सेल को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, कि जो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर और ये सेल के बैटरी के, ये हमने इंटरचेंज कर दिए कि बी और डी के बीच में सेल लगा दिया और गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इससे बैलेंस पोजीशन डिस्टर्ब होगी। अब आप देखो, अगर करोगे बच्चे, आपने यहाँ से करंट लिया, यहाँ से आई करंट आ गया है ना, अब इसमें से आपका करंट I1 चला गया, तो इधर को कितना चला गया, I माइनस I1। अब यहाँ आए तो अगर I1 इधर है बैलेंस पोजीशन में, तो I1 इधर चला गया, ठीक है। और अगर अब इसमें ये I माइनस I1 है, तो I माइनस I1 इधर आ गया, तो गैल्वेनोमीटर में से कोई नहीं ना पास होना बैलेंस पोजीशन में। तो बताओ, यहाँ पर टोटल करंट आई आ गया, फर्क क्या पड़ा, कोई नहीं ना फर्क पड़ा। सो दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट जो आपने नोट करना है, वो क्या नोट करना है कि देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट इफ द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड। क्या नोट किया, नो चेंज इन द position of balance point. Balance point remains undisturbed if position of battery and galvanometer are interchanged. तो ये आपके पास इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में आया। अब हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। अब सपोज करो मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रही हूँ, इसका अब आपको फ़ायदा भी क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़ायदा है, कि आपको मैंने ये दिस इज 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm एंड 16 ohm, और ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 10 ohm। Now this is point A, this is B, C and D। तो अब आपको ये कहा जाता है कि कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस across points A and C, across points A एंड सी। कैसे करोगे, अब अगर आप ध्यान से सर्किट को देखो तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि अब ये जो बीच में आ गई ना रेजिस्टेंस, इससे यही नहीं पता लग रहा कि मैं इसके बाद इसको इसके साथ सीरीज में लूँ या पैरेलल में लूँ, यही प्रॉब्लम आ रही। तो इसलिए जब इस तरीके से बेटा ब्रिज बना हो, सबसे पहले हमने ये करके देखना है कि क्या ये ब्रिज बैलेंस पोजीशन में है। तो हम चेक करते हैं, हमने देखा 2/4, इधर देखा 8/16, अरे ये रेशियो तो बराबर है। अब अगर ये रेशियो बराबर है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि दिस ब्रिज इज इन दी बैलेंस्ड पोजीशन। और जब बैलेंस पोजीशन में है तो क्या हुआ, तो अब हम इसमें यहाँ से ऐसे ही शुरू करेंगे कि सिंस 2/4 इज इक्वल टू 8/16, हेंस ब्रिज is in balanced position, hence bridge is in balanced position। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर ब्रिज बैलेंस पोजीशन में है, इट मीन्स दैट पॉइंट्स B and D are at same potential। अरे यही तो हमने किया था। अब तुम्हें समझ आया मैं जो आपको कह रही थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो हम डिराइव कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा, तो हमने पीछे कर लिया है।
कि जब ब्रिज बैलेंस पोजीशन पे है तो ये दो पॉइंट बी और डी एक ही पोटेंशियल पे आते हैं, तभी इस तरफ को कोई करंट पास ही नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि अब जो करंट यहाँ आया इसमें से, जैसे I1 करंट इधर गया तो बेटा ये आपके पास I1 करंट यहाँ पर आई था, I1 इधर गया, I-1 इधर गया, यही हुआ ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जितना इधर गया वो ही इधर जा रहा है I1, जो यहाँ गया वो ही इधर जा रहा है I-I, यहाँ टोटल फिर I होगी। इस आर्म में से कोई करंट जाना ही नहीं क्योंकि बैलेंस पोजीशन में है। अब क्या फायदा हो गया? तो जब इसका मतलब पोटेंशियल पे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस of 10 ohm remains ineffective। अब जो आपके पास 10 ओम की रेजिस्टेंस है वो इनइफेक्टिव होगी, उसका कोई रोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब वो इनइफेक्टिव होगी और जैसे हमने करंट को डिवाइड करके देखा तो उससे हमारे पास अब ये सर्किट नहीं बन गया कि 2 ओम एंड 4 ओम इन सीरीज, क्योंकि ये देखिए जो करंट यहाँ से गया वो इधर से गया तो दोनों सीरीज में हैं और RS हमारे पास बन गया 2 + 4 दैट इज 6 ओम। फिर इधर देखा तो 8 ओम एंड 16 ओम इन सीरीज, तो दैट मीन्स 8 + 16 तो इट इज 24। तो अब इसका मतलब ये देखो ऊपर ये पॉइंट A है तो यहाँ पर दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ये C पॉइंट। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि 6 ओम एंड 24 ओम दे आर इन पैरेलल। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी? 6 × 24/30। सो क्लियर? तो अब आपको इसका एडवांटेज समझ में आया कि नहीं आया कि भाई जी जो हमने किया तो ये सर्किट सिंप्लीफाई करना कितना आसान हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज करना है। अब इसमें नेक्स्ट हम ये करके देखना चाहते हैं कि इफ ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी बनेगी। यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने ये ले लिया कि ऑल द 5 रेजिस्टेंसेस आर सेम। ठीक है, A, B, C, D। तो इसमें पांचों की पांचों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है। हमें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड C। तो कैसे देखेंगे? अब इसमें बेटा आपके पास ये यूं बनेगा कि जब पहली चीज R/R is equal to R/R, so that means bridge is in balanced position। तो पहली चीज बन गई कि ये ब्रिज बैलेंस पोजीशन में है। उसके बाद अब ब्रिज जब बैलेंस पोजीशन में आ गया तो उसके बाद हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स B and D remains ineffective। दूसरा ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि आपके पास अब ये ब्रांच बन गई बेटा। इसका मतलब ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ये भी R है, ये भी R है।
ऐसे खुल गई ना, नीचे ये पॉइंट हो गया डी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी, ऐसे बन गए ना। ये देखो, इसको खोला, यू हो गया। तो आपके पास अब एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऊपर कितनी रेजिस्टेंस हो गई 2R, नीचे कितनी हो गई 2R, 2R किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बन गई 2R इंटू 2R अपॉन 4R, तो इट विल बी 2R by 2 that is equal to R। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। तो यानी कि जब भी हमने काम करना है तो हम इस तरीके से इनमें प्रॉब्लम्स को लेंगे। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रही हूँ कि जब हमें काम करना है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व भी करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब ध्यान से देखना। प्रॉब्लम में मैंने सर्किट ऐसे बनाया, ए बी सी डी, हर एक रेजिस्टेंस है आर, बी और डी के बीच में भी है रेजिस्टेंस आर। पर आगे क्वेश्चन सुनो। अब आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ई एंड पी। तो प्लीज मैंने यही बात आपको यहाँ पर बतानी चाह रही हूँ कि ये देख लो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है वो किन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पूछी गई है। दैट थिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते तो हमारी बात बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको कैसे लेंगे फिर? अब आपका इसका मतलब ये हो गया कि जो दो पॉइंट हैं जिनसे करंट ने एंटर करना है और बाहर जाना है वो ये दो हैं। तो यानी कि आई करंट ए पॉइंट पर आ गया। ए पॉइंट पर जब करंट ये आपके पास आया तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। I1 इधर को चला गया और I2 इधर को चला गया। ठीक होगी बात। अब जब यहाँ पर ये गया I2 करंट, तो आगे अब आप देखिए कि ये करंट की डिवीज़न जो हुई इधर को और इधर को, वो कैसे होगी। I2 करंट इस पॉइंट पे आ गया है आपके पास। तो अब I2 करंट की जो डिवीज़न हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि I2/3 इधर से, 2I2/3 इधर से, और यही I2/3 इधर से गया। तो यहाँ से ये इधर कितना करंट बन गया टोटल I2, और इधर से I1। तो ये टोटल करंट जो बाहर आ रहा है वो आपके पास I ही बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि कैसे, ये किस तरीके से आपके पास बना। तो सबसे पहले आप इसमें बेटा लीजिए व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स बी एंड डी, अक्रॉस पॉइंट्स बी एंड डी क्या हो गई, बी और डी पॉइंट के अक्रॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि भी ये तो मेरे को कहानी नहीं हमें समझ आई। अब देखो कहानी कैसे है कि बड़े ध्यान से देखिए कैसे हमने सर्किट लिया। आई करंट ए पॉइंट पे शुरू हुआ, ठीक हो गया। अब इस करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। I1 करंट इधर से चला गया, I2 इधर से चला गया, ठीक होगी बात। अब बच्चे ध्यान से देखिए, जब इस पॉइंट पे आया इस करंट ने दो पार्ट में डिवाइड होना है।
अब आप ये चीज बताओ, मैंने इधर 2i2/3 लिखा है, इधर i2/3 लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, जो करंट इसमें से गया वही इसमें से गया। दैट मीन्स कि ये आपके पास, जैसे मैं अगर इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये देखो बेटा, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D, तो ये है R, और दूसरी तरफ ये कितनी है, दिस इज 2R। ये देखो, ये बेटे C पॉइंट निकल गया आपके पास, ये R और R सीरीज में है ना, बिकॉज जब मैंने पहले करंट को पूरा घुमा के दिखाया तो सेम करंट जा रहा है, तो दैट मीन्स R और R सीरीज में होंगे, तो ये 2R हो गया, ये R हो गया। तो जब यहाँ पर ये करंट एंड आया आपके पास I2, इसने दो पार्ट्स में डिवाइड होना है, तो आपको क्या बताया था कि करंट इज डिवाइडेड इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस की रेशियो है 1:2, तो करंट की क्या रेशियो होगी, 2:1। 2:1 का मतलब कितने पार्ट्स बने, 3, तो दो पार्ट इसमें से गए, 2/3i2, एक पार्ट इसमें से गया तो 1/3i2। क्लियर हुआ कि नहीं? इस वजह से मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज कोई करंट तो उसने पूछे ही नहीं है बेटे, हमें तो सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि भाई आप इसको इस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। तो अब इसलिए सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस B एंड D जब लेना चाहेंगे तो वो क्या बनेगी, R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 3R, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक हो गया? तो ये आपके पास बन गई 2/3R। तो दैट मीन्स इतने पार्ट का आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ कितना करंट था, I2 था, और I2 का I2 करंट इसमें से जा रहा है। सो दैट मीन्स अब आप क्या ले लोगे, आपके पास अब ये चीज बनेगी बेटा कि ये A पॉइंट है ना, और ये रेजिस्टेंस है R, और ये रहा B पॉइंट। ठीक है। अब दूसरी तरफ, अब ये आपके पास जब ये टोटल का आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके साथ ये क्या है, सीरीज में, तो दैट मीन्स अब आप क्या कहोगे, R एंड 2/3R इन सीरीज। तो ये RS कितना बन गया, R प्लस 2/3R, दैट इज इक्वल टू 5/3R। तो इसका मतलब कि ये आपके पास अब है 5/3R। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को लिया। तो अब आपके पास इक्विवेलेंट क्या बन गई, अब 1/R इक्विवेलेंट लिख लो, 1/R प्लस 5/3 का बन गया ये 3/5R। 5R एलसीएम ले लो, तो इट विल बी 5 + 3 8/5R। तो R इक्विवेलेंट विल बी 5/8R। तो ये इसमें बना। तो अब एक बार फिर ध्यान से मेरे पॉइंट को समझिए। मैं पहला पॉइंट इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि थी तो बेटे इसमें भी ऑल द 5 रेजिस्टेंसेस जो क्या थी, इक्वल थी, बट इसमें वो वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगना पिछला, क्योंकि इसमें आपसे A और B पॉइंट के अक्रॉस पूछा गया था। तो मैंने सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई किया कि मैंने पहले तो ये देख लिया कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में है, ये 2R आ गया। अब यहाँ और यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब R और 2R पैरेलल में आ गए। अब ये इस टोटल की जगह पर मेरे पास ये रेजिस्टेंस बन गई थी 2/3R। तो ये R जो है उस 2/3R के साथ क्या है, सीरीज में, क्योंकि इस टोटल सर्किट से भी I2 करंट पास हो रहा है, इससे भी I2 हो रहा है, तो इसलिए हमने R और 2/3R को सीरीज में ले लिया। अब यहाँ देखो, अब एक पार्ट है ऊपर जिसमें से I1 करंट पास हो रहा है, ये पार्ट है नीचे जिसमें से I2 करंट पास हो रहा है। दैट मीन ये दोनों क्या होगी, पैरेलल में होगी। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई
5/8R। और अगर आप इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस लेते तो ये कितनी बननी थी, R। तो इसलिए प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि कौन से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पूछा गया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, देखना शुरू कर दोगे कि हमने माइन्यूटली चलना किस तरीके से है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं आएगी। तो अब आप बड़े ध्यान से पहले किरचॉफ्स लॉस को अंडरस्टैंड करिए, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करिए, तो यू विल इंजॉय द प्रॉब्लम्स। जितना जितना आपका क्लियर होता जाएगा, आपका लेवल जो है वो राइज होता जाएगा, और आपके जो कहते हैं ना ब्रेन से जो पढ़ते हैं वो परे होती जाएंगी, एंड यू विल रियली इंजॉय द प्रॉब्लम्स। सो क्लियर। सो नाउ इन द एंड, जब आपने पूरी वीडियो देख ली तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, दैट इज़ कि इफ़ द 4 resistances are like this, if the 4 resistances are 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm and 4 ohm, then you give that what will be the equivalent resistance. Thank you.